तो शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मंदिरों में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के 7वें दिन श्रद्धालु मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना भक्तगण कर रहे हैं। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है और भक्तजन आज के दिन विशेष पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तजन माता को फूल, धूप, दीप और विशेष भोग अर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। अवसर पर साधु संतों ने भी मां कालरात्रि के महत्व को बताया और कहा कि उनकी पूजा करने से जीवन में भय का नाश होता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से मां का स्मरण कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो मां कालरात्रि की पूजा अर्चना आज होती है। तो नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तगण पहुंच रहे हैं। नवरात्र का 7वां दिन आज है और लगातार मंदिरों के बाहर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। सुबह से ही मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हुए भक्तगण नजर आ रहे हैं। नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली माता की पूजा अर्चना यहां पर मंदिरों में हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आज जो है 7वां नवरात्रा है और माँ दुर्गा के जो 9 रूप है उसमें से 7वां जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि के स्वरूप की हम बात करें तो माँ कालरात्रि की जो पूजा अर्चना है वो दिन और रात दोनों समय हो सकती है और की जाती है, क्योंकि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो है कि जो बुरी शक्तियों को भी दूर करता है अपने भक्तों के ऊपर से। और जो भक्त है माँ कालरात्रि के, माँ दुर्गा के, उन्हें का जो भय होता है, डर होता है, उसको भी बाहर भय को दूर करने का काम माँ कालरात्रि करती है। माँ कालरात्रि की अगर हम बात करें तो माँ कालरात्रि को जो है स्वच्छ होकर उनको जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ ही जो ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। वहीं बात करें तो जो आज का दिन है, जो 7वां नवरात्रा है, ये माँ कालरात्रि को समर्पित होता है और माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं उसका ये स्वरूप देखा गया है, क्योंकि ये जो माँ कालरात्रि का जो रूप है ये माँ पार्वती के, माँ पार्वती के उग्र रूप में देखा गया था, जिस तरह से ही माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती आ रही है। माँ कालरात्रि की जो पूजा अर्चना है वो भक्तजन कर रहे हैं। सुबह से ही जो मंदिरों में भक्त है, माँ के जो भक्त है वो सुबह से ही पहुंचने शुरू आते हैं। सुबह सवेरे माँ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। लंबी लंबी उनकी कतारें लग रही है और दूर दराज से भी जो हरिद्वार भक्त पहुंचते हैं वो माँ काली के, माँ दुर्गा के, माँ भगवती के सभी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो हरिद्वार है वो धर्म नगरी है जहाँ पर हर एक जो माता है उनके यहाँ पर दर्शन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी, माँ सुरेश्वरी देवी मंदिर है जहाँ पर सभी रूपों के दर्शन भक्तों को होते हैं और भक्त यहाँ पर दूर दराज से पहुंचते हैं। शायद बिल्कुल। और सुनील, आज किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि 7वां दिन है, अष्टमी भी लोग कल पूजेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है? बिल्कुल साहिल, देखिए अगर बात करें तो मंदिर प्रशासन हुआ या फिर पुलिस प्रशासन हुआ या प्रशासन जो अधिकारी हुए, उनकी अगर हम बात करें तो जो तैयारियों के लेकर जो है
वो हर समय से मुश्किल रहते हैं, क्योंकि नवरात्रों में जो है अधिक से अधिक संख्या में जो भक्त है वो माँ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। उसको लेकर के जो तैयारियां है वो शुरू से ही कर ली जाती है। पूरे जो 9 दिन नवरात्रि चलते हैं उसमें भक्तों को कोई दिक्कत, कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर के मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं, लाइन के लिए वहां पर बंदियां लगाई जाती हैं, जिससे कि आने जाने वाले जो भक्त हैं मंदिरों में उनको दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो और किसी तरह की कोई समस्या रास्ते में ना हो। तो रास्तों को भी पहले से ही दुरुस्त कर लिया जाता है, क्योंकि जो रास्ते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी का तो पहाड़ियों के रास्ते जाना पड़ता है, और क्योंकि माँ का जो दरबार है वो ऊपर पहाड़ों में है, तो उनको लेकर के जो प्रशासनिक तैयारियां है वो शुरू से हो जाती है। और पूरे 9 दिन जो नवरात्रि के रहते हैं, जो माँ के मंदिर है वो दुल्हन की तरफ जा दिए जाते हैं और जो भक्त है वो माँ के जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन करते हैं। साईं बिल्कुल। और सुनील, नवरात्रों की अगर बात करें तो सनातन धर्म में नवरात्रों का अपना एक बड़ा महत्व है, और ऐसे में नवरात्र को पूरे देश भर में बहुत ही पवित्रता और जिस सजगता के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, भारी संख्या में भक्तगण जो होते हैं वो 9 दिन माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं, अपनी खुशहाली की कामना करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मंदिरों में खासा भीड़ उमड़ती है और तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी की जाती हैं, जैसा कि आपने जानकारी भी यहाँ पर दी। ऐसे में जो लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं या किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो यहाँ पर भक्तगणों को नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल साहिल, देखिए अगर मंदिर प्रशासन की हम बात करें तो जो उनकी व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, क्योंकि किसी तरह की कुछ भक्तों को दिक्कत ना हो। भक्तों से अगर यहाँ पर बात होती है, पुजारी से अगर यहाँ पर बात होती है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जो दर्शन है माता के वो भक्तगण करने पहुंच रहे हैं और किसी भक्त को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसी जो तैयारियां है वो पहले से की जाती है कि जिससे कि किसी भक्त को कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो दिक्कत आती है कि लेकिन इस बार अगर बात करें तो बरसात से भी जो भक्त है वो बच रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में कभी कभी होता है कि नवरात्रों में जब बरसात होती है तो फिसलन जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहां पर चोटिल भी हो जाते हैं बहुत भक्त। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर भक्त जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं वो अच्छे से माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ के दर्शन करने के बाद, माँ का गुणगान करने के बाद अपने गंतव्य को वापस लौट रहे हैं। साईं बिल्कुल सुनील, और जिस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए ये भक्तगण नजर आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि देवभूमि है और ऐसे में नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। मंदिरों में भी भव्य तैयारियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं और नवमी, अष्टमी और जिस तरीके से पूजी जाती हैं, उसके बाद दशहरे का भी पर्व सामने आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और किस तरीके से प्रयासरत है? सर देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो नवरात्रि चल रहे हैं इनमें मंदिरों के पास जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर होम गार्ड और कांस्टेबल तक यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं कि किसी भक्त को कभी कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत अगर आती है तो अपने आला अधिकारियों को सूचित कर सके, उसको लेकर के भी तैयारी की गई है। हालांकि बात करें दशहरे की, तो दशहरे को लेकर के भी जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक भी ली है, बैठक को लेकर के सतर्कता बरतने की जो अपने जो कर्मचारी है, जो जवान है, जो अधिकारी है, उनको निर्देशित किया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो, क्योंकि दशहरे के मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि जो पुतले बनाए जाते हैं कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के, तो उनको देखने के लिए काफी भीड़ आती है। तो उसको लेकर के जो पूरी तैयारियां है उसको लेकर के अभी जो एक बैठक भी हो चुकी है। चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीदों के परिजनों को अब उत्तराखंड रोडवेज बसों में फ्री में सफर करने को मिलेगा। तो मंत्री गणेश जोशी ने प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं और सैनिक कल्याण विभाग की बैठक में अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो प्रदेश के वीरता पदक धारक सैनिकों के साथ ही अब शहीद सैनिकों के परिजन भी परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग की बैठक में अफसरों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि संविदा कर्मचारियों को उपनल कर्मियों की तरह अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। उन्होंने कहा कि वीरता पदक धारक सैनिकों को राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद अब शहीदों के परिजनों को भी यह सुविधा दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग की बैठक में अफसरों को ये निर्देश दिए गए। शहीदों के परिजनों को उत्तराखंड रोडवेज बसों में अब फ्री में सफर करने को मिलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से अब शहीदों के परिजनों को भी रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मुहैया कराई जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए सर, जिस तरह से शहीदों के जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको कहीं न कहीं जो उत्तराखंड सरकार या फिर मंत्री गणेश जोशी की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और लाजमी भी है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका सीमा पर रहती है, देश की सुरक्षा को लेकर रहती है। तो अब ऐसे में उन परिवारों को सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो परिवहन की जो बसें हैं उनमें फ्री उनको सफर दिया जाएगा, तो ये कहीं न कहीं बहुत सराहनीय पहल मान सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक बैठक यहाँ पर मंत्री गणेश जोशी ने विभाग अधिकारियों के साथ की थी, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी के साथ की थी, और इसमें ये बैठक का निर्णय ये निकला था कि जिससे पहले की जो पदक धारक हैं, जिस तरह से उनको सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है, उनके जो परिजन हैं उनको सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, फ्री में जो बस सेवा दी जाती है, चाहे वो अलग अलग जगहों जाने के लिए हो, तो उनको अब जो शहीद परिवार हैं, शहीद के परिजनों को भी एक यहाँ पर उन लोगों को भी यहाँ पर जो फ्री सेवा बस में जो परिवहन निगम की जो बसें होंगी उसमें फ्री सेवा दी जा रही है। तो एक सराहनीय पहल इसे मान सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड न केवल देवभूमि बल्कि यहाँ पर वीरों की भूमि भी इसे कहते हैं, और ऐसे में तमाम जगहों से जो लोग हैं वो सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो अब उनको एक बड़ा तोहफा राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, मंत्री गणेश जोशी की तरफ से दिया जा रहा है जो सैनिक कल्याण मंत्री है। तो कहीं कहीं इसकी सराहना पूरे उत्तराखंड में की जा रही है। बिल्कुल हरीश, और सैनिक कल्याण विभाग की जो बैठक हुई उसमें निर्देश भी यहाँ पर दे दिया गया है, प्रस्ताव बनाने का निर्देश यहाँ पर दे दिया गया है, यानी कि माना जा सकता है कि जल्द ही ये जो स्कीम है वो लागू यहाँ पर हो जाएगी, और ऐसे में जो शहीदों के परिवारजन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से फ्री में सफ़र उनको मिलने वाला है, और लगातार सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि शहीदों के जो परिजन हैं उनके लिए तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी तो देखिए, एक जो बैठक यहाँ पर हुई थी सैनिक कल्याण विभाग के जो अधिकारियों के साथ मंत्री गणेश जोशी की जो बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया है, और ये चिन्हित किया जाना है कि कौन कौन से परिवार हैं जो शहीदों के परिवार होंगे, और उनके कितने आश्रितों को यहाँ पर जो फ्री सेवा जो बस की जो है परिवहन निगम की तरफ से वो दी जानी है। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष कार्ड उनके लिए बनाया जाएगा, जिससे कि जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, वो फ्री में बस की सेवा यहाँ पर ले सकेंगे, चाहे वो अलग अलग जगहों जाने वाली जो बसें हैं। उत्तराखंड रोडवेज की अगर बात करें तो सभी राज्यों को यहाँ पर कवर करती है। तो अब जो शहीदों के जो परिजन हैं, जो परिवार हैं, जो आश्रित है, उनको कहीं न कहीं सरकार की तरफ से या फिर मंत्री गणेश जोशी की तरफ से एक यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान हुआ है। ऐसे में ये माना जाए कि अब जो प्रदेश भर के जो शहीद परिवार हैं उनको कहीं न कहीं बड़ा तोहफा यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, तो हरियाणा चुनाव में जीत के लिए बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम धामी ने दी, और उत्तराखंड के विकास को लेकर भी कई डिमांड्स उनके सामने रखी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। मंगलवार 8 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। साथ ही कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदार का प्रसाद भी भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में लगातार मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। पीएम से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ समिति 2 की ओर से संस्तुत कुल 2123 मेगावाट क्षमता की 21 जल परियोजनाओं के विकास और निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा 3 रोपवे परियोजनाएं सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ रोपवे, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे और काठगोदाम, नैनीताल को राज्य सरकार की ओर से विकास और संचालन के लिए ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रभाव देश भर में बरकरार है। हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हुई है।
जो इस बात का प्रमाण है कि देश के लोग मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम किया, उसके लिए उसी की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के रुड़की जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उस खुशी को मनाते हुए, क्योंकि वहाँ की जनता ने महसूस कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता ने जो मतदान किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो वहाँ पर ये महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास में काम करती है। हैट्रिक लगा दी। जम्मू कश्मीर में भी आप महसूस कर रहे होंगे कि जितना हिंदुत्व की सीट है टोटल की टोटल भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उनके गठजोड़ में भी आप देख रहे हैं कांग्रेस कहाँ खड़ी है। थैंक यू सारी मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और सबका स्वागत करती हूँ कि सारी मीडिया इस बात को कहती है कि मैडम आपका जब से आप भाजपा में आई है तो बहुत शुभ रहा है। और हरियाणा में जो वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो जनता को भ्रमित कर रहे थे, वो पुराने लोग थे, पुराना वो एग्जिट पोल था जिसको कि वो बार बार उसको दिखा रहे थे जनता के सामने, जनता को भ्रमित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनकी जो नीतियां हैं, हमारे हरियाणा की, मैं जाट की बेटी हूँ मैं, और हरियाणा में मेरे बहुत लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड हरियाणा के हैं, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, कार्यशैली से प्रभावित होकर पूरा हरियाणा जो है भाजपा में होगा। और अब देख लीजिए आप कि भाजपा में है। उधर हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो वो खुद हरियाणा चुनाव प्रचार में गए थे और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। बीजेपी की नीतियों से वहां आम जनमानस में काफी नाराजगी भी थी, चाहे अग्निवीर का मामला हो, किसानों का मामला हो या पहलवानों का मामला हो। इस पर लोगों में बीजेपी के प्रति खासा विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और ये नतीजे काफी चौंकाने वाले भी हैं। ऐसे में कांग्रेस इस पर मंथन करेगी और उन कारणों को तलाशने की कोशिश भी करेगी जिन्होंने चुनाव परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप नहीं रखा। जनता को भावना बहुत मुश्किल होता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जिस तरीके का शासन बीजेपी का वहाँ रहा है और खासी नाराजगी, मैं खुद क्योंकि संसदीय चुनाव में वहाँ गया था और जो मैंने महसूस किया था अग्निवीर योजना को लेकर, किसानों के साथ ही घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी, और अभी मिस फोगाट वाला जो मामला था उसको लेकर भी वहाँ नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन रिजल्ट्स जो है अनएक्सपेक्टेड। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं काफी समय से की जा रही हैं। जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस कमेटी की आखिरी बैठक हुई है, जिसमें नियमावली बनकर तैयार हो गई है, जिसे जल्द ही प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। मालूम है कि यूसीसी का जो कोड है वो आज से करीब 8 महीने पहले स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था। उसके बाद एक रूल मेकिंग कमेटी बनी थी और रूल मेकिंग कमेटी से अपेक्षा की गई थी कि कोड को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो संबंधित रूल्स हैं उसको फ्रेम करें। और इस समिति की पहली बैठक फरवरी माह में उसके आखिरी सप्ताह में हुई थी और तब से लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी। और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पर लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे प्रिंटिंग के बाद तो। उधर पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अमित शाह के प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी और देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग व सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वो गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करेंगे।
तो वहीं अपनी फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग को देहरादून आए परेश रावल से उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ वंशीधर तिवारी ने मुलाकात की। इस दौरान परेश रावल ने वंशीधर तिवारी को बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने अपनी 2 बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में की है। उन्होंने राज्य की नई फिल्म नीति और सिंगल विंडो सिस्टम की भी सराहना की। साथ ही कहा कि शूटिंग परमिशन प्रक्रिया के सरल होने के कारण उत्तराखंड बॉलीवुड और देश के अन्य राज्यों के लिए एक फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। वहीं वंशीधर तिवारी ने बताया, राज्य की नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया गया है। OTT पर रिलीज फिल्म और वेब सीरीज को भी अनुदान श्रेणी में लिया गया है। तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद पर्यटन विभाग के सहयोग से नए शूटिंग डेस्टिनेशंस को भी लगातार चिन्हित कर रही है। आगे बढ़ेंगे। 20 दिनों तक गंग नहर बंद रहेगी। 11 अक्टूबर की रात से गंग नहर बंद रहेगी। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि गंग नहर बंदी के बाद भी जल की किल्लत नहीं रहेगी। हर की पौड़ी पर पर्याप्त गंगा जल लाया जाएगा। इस बार 11 अक्टूबर की रात से अगले 20 दिन के लिए गंग नहर को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि गंग नहर बंदी के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए हर की पौड़ी पर गंगा जल की किल्लत नहीं रहेगी। विभाग का कहना है कि बंद बनाकर अविरल गंगा से सीधे हर की पौड़ी पर पर्याप्त गंगा जल लाया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु गंग नहर बंद होने पर भी हर की पौड़ी पर स्नान कर सकेंगे। दरअसल हर साल दशहरे पर्व पर उत्तराखंड गंग नहर को मरम्मतीकरण के लिए बंद किया जाता है। गंग नहर लगभग 20 दिनों के लिए बंद रहती है। इस दौरान हर की पौड़ी पर गंगा जल बहुत कम हो जाता है। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान तो दूर, आचमन के लिए भी गंगा जल नहीं मिल पाता है। ऐसे में दूसरे शहरों और प्रदेश से हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालु मायूस होकर लौटते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।